हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के पॉलिटिक्स साइंस का बुक हाथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूं आगे बढ़ते रहें। बोल सर, हम कहें क्या? बोल क्या पढ़ाइएगा आज? कि जैसा देख रहा है हेडिंग में, जाति का राजनीतिक प्रभाव। किसका प्रभाव? जाति का राजनीतिक प्रभाव क्या है? दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि अगर देखा जाए तो दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि जाति कौन थी? जाति राजनीतिक प्रभाव को हो जाता है और सामाजिक न्याय के आवरण कौन बरन आवरण कौन नीति राजनीति का दिशा निर्धारण होने लगता है। कौन लगता है? निर्धारण होने लगता है। भारतीय कौन नीति राजनीति के परिदृश्य पर जब हम दृष्टिपात करेंगे तो ऐसे अवधारणाओं में हम जरूर परिचित होंगे। कौन चित होंगे जी? परिचित होंगे। 70 के दशक में भारतीय समाज में दलित के पीड़ा का मार्मिक व्याख्यान पहाड़ के कवि नामदेव ढलास की इन कविता में अंतर्निहित है। कौन निहित है? अंतर्निहित है। सदियों तक सफ़र किया उन लोगों ने, देखिए क्या लिखा हुआ है कविता में, सदियों तक सफ़र किया उन लोगों ने, लेकिन अब हमें कहना है ना अंधेरे की इस पथ यात्रा से। हाँ, हमारे पुरखे अंधेरे की ढोते ढोते झुक गए, लेकिन अब हमें उतारना है बोझ उनके पीठ से। इस अनुपम नगर के लिए ही बिखड़ा था हमारा लहू और बदले में ही मिला खाने का पत्थर। देखिए ध्यान से, इस फिर से बोलेंगे। सदियों तक सफ़र किया उन लोगों ने, लेकिन अब हमें कहना है ना अंधेरे की इस पथ यात्रा में। हाँ, ना हमें पुरखे अंधेरे को ढोते ढोते झुके गए, लेकिन अब हमें उतारना है बोझ उनके पीठ से। उस अनुपम नगर के लिए ही बिखड़ा था हमारा लहू और बदले में यह मिला खाने को पत्थर। कह क्या हुआ? जो पूर्वजों जो ढोते ढोते आ रहे हैं, उनके पीठ से हम इस सारा चीज़ को क्या करना? उतारना है। जो भी रूल नियम कानून था, उन पर लादा गया था, थोपा गया था, उस सब को हटाना है और बोझ को पीठ पे हटाना है। इस अनुपम नगर के लिए, इस नगर के लिए बिखंड था हमारा लहू, बिखड़ा था यानी कि हमारा लहू निकला था, और बदले में यह मिला खाने को पत्थर। बदले में क्या मिला? हम दिए थे लहू, खून दिए थे, अब बदले में मिला हमको क्या चीज़? पत्थर मिला था। इसी को तो हटाना है हमको। करा 70 के दशक की यह कविता, इस 70 के दशक की यह कविता है, कमोबेश संपूर्ण भारत में सामाजिक संरचना की ओर ध्यान आकृष्ट करता है तथा यह बताता है कि दलित जातियों के अस्तित्व की पहचान और पहुंच राजनीतिक से कोसों दूर है। किस तरीक़ा से दलित का अस्तित्व था और किस तरीक़ा से इसका पहुंच क्या है, कोसों तक क्या है, दूर है। 70 के दशक के पूर्व भारत की राजनीति अब चेतना, सुविधा परस्त हित समूह के बीच झूलती रही। कहा जाए 70 के दशक में जो 70 के दशक के पूर्व जो राजनीतिक अवचेतना था, जो हमारे जो समूह में कौन मुँह समूह, कौन च बीच, कौन लती झुलती रही। दूसरे शब्दों में कहे तो यह अतिशोक्ति नहीं होगी। 1967 तक राजनीतिक में स्वर्ण जातियों का वर्चस्व रहा। अगर देखा जाए 1967 ईस्वी तक राजनीति में जो रहा, जो स्वर्ण यानी कि बड़े जातियों का वर्चस्व रहा। 70 से 90 तक के दशक में बीच स्वर्ण का यानी कि मध्य वर्ग का रहा, और मध्य पिछड़े जातियों के सत्ता कब्जा के लिए संघर्ष चला। और जब मध्य वर्गीय और पिछड़े जातियों का आया सत्ता बनाने के लिए, तो इस पर संघर्ष चलने लगा।
90 के दशक के उपरांत पिछड़े जातियों का वर्चस्व था, और 90 के बाद कौन सा जाति है, पिछड़े जातियों का वर्चस्व आ गया, यानी कि पिछड़े लोग सत्ता में स्थापित हो गए और वो अपना स्थापना करने लगे, अपना सरकार को चलाने लगे 70 के दशक के बाद। दलित की जागृति की अवधारणाएं राजनीतिक गलियारों में उपस्थित दर्ज कराती रही और नीतियों को प्रभावित करती रही। भारतीय राजनीति के इस महामंथन में पिछड़े और दलितों का संघर्ष प्रभावित रहा। अगर देखा जाए भारतीय के उपस्थिति में राजनीति के महामंथन के पिछड़े दलितों में देखा जाए तो ये प्रभावित रहा। आधुनिक दशक के वर्षों में राजनीति का पहला दलित और महादलित बिहार के संदर्भ में पक्ष में झुकता दिखाई दे रहा है। अगर देखा जाए तो दलित जो है, जो पिछड़ा दलित को, दलित मतलब कुछ पिछड़ा, जो पिछड़ी जाति होता है वो दलित कहलाते हैं, उसका जो बिहार में क्या उसका झुकता दिखाई दे रहा है, यानी कि बिहार में उसको हमेशा दबा कर रखा गया। सरकार के नीतियों के सभी परिदृश्यों में दलित न्याय की पहचान सबके केंद्र बिंदु का विषय बन गया। अगर देखा जाए सरकारी नीतियों के संबंध में देखा जाए परिदृश्यों में दलित न्याय की पहचान सबके केंद्र बिंदु बना रहा। भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के राजनीति का कमोबेश सही सूरत रही। अगर देखा जाए भारत नहीं, सिर्फ भारत नहीं, संपूर्ण विश्व, कौन विश्व, संपूर्ण विश्व, भारत की बात ही नहीं कर रहा है, संपूर्ण विश्व की चर्चा कर रहा है। संपूर्ण विश्व में अगर देखा जाए तो 70 है। राजनीतिक दल समाज में मौजूदा विभाजनों के हिसाब में राजनीतिक होड़ करती रही। राजनीतिक दल जो है मौजूदा विभाजन में हिसाब के साथ साथ राजनीतिक होड़ करती रही। इस तरह सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन बन जाती है। यही कारण है कि सामाजिक विभाजन राजनीतिक कारण क्या हो गया, बनते चला गया। अगर विभाजन संघर्षता तत्वों के बीच राजनीतिक सामंजस्य स्थापित नहीं की जाए तो देश विघटन की तरफ जा सकता है। अगर क्या देखा जाए तो विभाजन संघर्ष तत्व के बीच राजनीतिक सामंजस्य स्थापित नहीं किया जाए तो क्या हो जाए, तो देश के विघटन की तरफ बढ़ता चला जाएगा। उत्तरी आयरलैंड का उदाहरण ले, उदाहरण में एग्जाम्पल में किताब देकर समझाया है। उत्तरी आयरलैंड का क्या ले, उदाहरण अगर लिया जाए, जिसका जिक्र ऊपर किया जा चुका है, जिसका ऊपर जिक्र इसके बारे में पढ़े हैं हम लोग, आगे पार्ट 2 में पढ़े हैं। उत्तरी आयरलैंड, कौन आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड ग्रेट ब्रिटेन का एक हिस्सा है जो काफ़ी समय से हिंसा, जातीय कटुता और राजनीतिक टकराव के गिरफ्त में रहा है। यहाँ की आबादी मुख्यतः ईसाई ही है और ये ईसाई 2 प्रमुख पंथ में बुरी तरह बटे हुए हैं। ईसाई है लेकिन 2 भागों में बटे हुए, बुरी तरह 2 भागों में बटे हुए हैं। दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं बढ़िया रहता है। 53% आबादी प्रोटेस्टा ईसाई है और 44% रोमन कैथोलिक है। कौनलिक कैथोलिक, कॉन्टेस्टा प्रोटेस्टा में नेशनलिस्ट पार्टियां करती है। कौन सी करती है, तो नेशनलिस्ट पार्टियां करती है। उनकी मांग के लिए उनकी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य के साथ मिला। उनको मांग किया गया कि आयरलैंड गणराज्य के लिए हमको क्या मिले, आयरलैंड मिला भी, जो मुख्यतः कैथोलिक बहुलक हैं। जो यहाँ पर रहने वाले जो कोची हैं कैथोलिक हैं, जो ज़्यादातर कोची हैं कैथोलिक रहते हैं। प्रोटेस्टा लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व यूनियनिस्ट पार्टी करते हैं जो ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही रहने के पक्ष में है। और कौन ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन के साथ रहने के क्या पक्ष में, कि ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही रहना चाहते हैं, क्योंकि ब्रिटेन मुख्यतः प्रोटेस्टा है। क्यों रहना चाहते हैं ग्रेट ब्रिटेन में, क्योंकि जो प्रोटेस्टा भी है और ग्रेट ब्रिटेन में ज़्यादातर प्रोटेस्टा के रहते हैं, इसलिए ये ग्रेट ब्रिटेन में रहना चाहते हैं। यूनियनिस्ट एवं नेशनलिस्ट के बीच चलने वाले हिंसक टकराव में ब्रिटेन के सुरक्षा बलों सहित सैकड़ों लोगों और सेना के जवानों मारे जा चुके हैं। इसके दोनों के अलग अलग रहने के हिंसक में यहाँ के सैकड़ों जवान क्या हो चुके हैं, मारे जा चुके हैं। 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्ट
के बीच शांति समझौता हुआ। अगर देखा जाए 1900 के बाद ब्रिटेन और नेशनलिस्ट के बीच कौन समझौता हुआ? शांति समझौता हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने हिंसक आंदोलन को बंद कराने की बात स्वीकार की। कौन पक्षों? दोनों पक्षों में क्या किया? हिंसक बंद कराने की बात किया। कौन लाबिया? युगोस्लाविया ने कहानी का ऐसा सुखद अंत नहीं हुआ। वह धार्मिक और जाति विभाजन के आधार पर शुरू हुई राजनीतिक होड़ में युगोस्लाविया कई टुकड़ों में बट गया। कौन टुकड़ों में? युगोस्लाविया था राजनीतिक के तौर पर बहुत सारे टुकड़ों में क्या हो गया? बट गया। दुनिया के अधिकतर देशों में किसी न किसी किस्म का सामाजिक विभाजन है, तो ऐसे विभाजन राजनीतिक शक्ल भी अख्तियार करती रहती है। अगर देखा जाए दुनिया की नज़र में देखा जाए कोई भी विभाजन है जो अख्तियार करती है, तो ऐसा विभाजन सभी जगह देखने को लिए मिलता है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के लिए सामाजिक विभाजनों की बात करना और विभिन्न समूहों में अलग अलग वायदे करना बड़ी बात है। अगर देखा जाए लोक विभाजन में सामूहिक बात करना, अब बड़े बड़े अलग अलग समूहों के वायदे करना, ऐसा ना होना ये कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल बात है, क्योंकि ऐसा अक्सर देखने के लिए मिलता है। दोस्तों आपको लग रहा है कि सर पढ़ रहे हैं, खाली समझा रहे हैं, इसमें समझाने वाला कोई बात ही नहीं, सिर्फ इस कहानी ये नहीं, कहानी दिया हुआ है तो कहानी को सिर्फ समझिए, जहाँ समझाने का आएगा हम खुद आपको समझा देंगे। क्या स्वाभाविक बात है कि विभिन्न समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करना और विभिन्न समुदाय की उचित मांगों और ज़रूरतों को पूरा करने वाली नीतियों बनाना भी इसी कड़ी का हिस्सा है। अधिकतर देशों में मतदान जिसको इंग्लिश में वोट कहते हैं, वोट देने जाते हैं। समरूप और सामाजिक विभाजनों के बीच एक प्रत्यक्ष संबंध दिखाई देता है। कई पार्टियों अपने समुदाय पर ध्यान देती है और उसी हितों में राजनीति करती है, पर इसकी परिणाम देश में विखंडित में नहीं होता है। सामाजिक विभाजन के 3 निर्धारक तत्व हैं। कौन विभाजन? सामाजिक विभाजन के कितने तत्व हैं? 3 तत्व हैं। पहला, सामाजिक विभाजन की राजनीतिक 3 तत्वों पर निर्भर करता है। कौन कौन? प्रथम तत्व के बारे में समझते हैं। लोग अपने पहचान स्वयं अस्तित्व तक ही सीमित रखना चाहते हैं। इसमें प्रथम तत्व होते हैं लोग अपना पहचान अपने सीमित रखना चाहते हैं, आगे बढ़ाना नहीं चाहते अपने पहचान को, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य में राष्ट्रीय चेतना के अलावा उपराष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय चेतना भी होते हैं। कुछ लोग में राष्ट्रीय चेतना होते हैं, कुछ में उपराष्ट्रीय चेतना होते हैं और कुछ में अंतर्राष्ट्रीय चेतना होते हैं। ऐसे लोग भी मिलते हैं। कोई एक चेतना बाकी चेतना की कीमत पर उग्र होने लगती है। ऐसा भी होता है कि आपके मनुष्य में तो 3 प्रकार के चेतना होते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय चेतना, दूसरा उपराष्ट्रीय चेतना, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय चेतना या कह सकते हैं स्थानीय चेतना। ये तीनों चेतना में कोई एक चेतना ऐसा होता है जो सबसे उग्र होता है, जो सोच होता है जो ये सबसे उग्र होता है कि उसी को मानता है, उसको सिवा और कुछ कोई क्यों नहीं मानेगा। तो समाज में असंतुलित पैदा होता है। तो इसी कारण समाज में कुछ होता है, असंतुलित पैदा होता है। बोल मतलब सर समझाइए, इस तो समझाने वाली बात है कि देखिए बिल्कुल समझाएंगे। जैसे मनुष्य ये तीनों इस तरीका से ले लेते हैं, टुलपा है, आई टुलपी है और खुलपा है, ये तीनों है। इसमें हो सकता है राष्ट्रीय चेतना, ये राष्ट्र के बारे में सिर्फ सोचता है। जैसे भारत एक राष्ट्र है, ये पूरा भारत के बारे में सोचता होगा, लेकिन इसके भाई कोई चेतना है, ये राज्य के बारे में सोचता होगा। राष्ट्र से इसको कोई लेना देना नहीं, सोचता होगा कि हम तो राज्य में रहते हैं, बिहार राज्य में रहते हैं, तो हमको बिहार से लेना देना। बाकी बिहार राज्य विकसित हो जाएगा तो भारत अपने आप विकसित हो जाएगा। और ये बिहार राज्य में कोई और जिला में रहता होगा, मान लो कि बिहार से नालंदा जिला में रहता है, कौन जिला में? इन नालंदा जिला के बारे में सोचता होगा। इसमें चेतना होता है जिला, स्थानीय जिला में बारे में सोचता होगा। ये अपना स्थान के बारे में सोचता होगा कि जहाँ रह रहे हैं वहाँ डेवलप हो, बाकी डेवलप हो नहीं, यहाँ डेवलप होगा तो खुद ब खुद ही सब तीनों हो जाएगा। तो देख रहे हैं तीनों में एक अपना प्रबल चेतना है। ये एकदम पूरा राष्ट्र को समर्थन करेगा। जब भी बात ही करेगा तो इसका बात से आपको लगेगा कि पूरा राष्ट्र को संबोधित कर रहा है। इसके बाद से सिर्फ स्टेट के बारे में चर्चा होगा कि राज्य के बारे में, इसके बाद से सिर्फ कुछ डिस्ट्रिक्ट के बारे में चर्चा होगा। तो क्या कह सकते हैं? तो हम कह सकते हैं कि इस चेतना, ये तीनों के अलग अलग चेतनाएं होते हैं। और ऐसा ही चेतना है क्या होता है? विभाजन का, सामाजिक विभाजन का कारण बनती है आगे चलकर। यही समाज में असंतुलन पैदा करती है। उदाहरण दिया हुआ, जब तक उत्तरी आयरलैंड के लोग खुद को सिर्फ प्रोटेस्टा या कैथोलिक के तौर पर देखते रहेंगे,
तब तक उनका संघर्ष नहीं थम पाएगा। जब तक वो देखते रहेंगे कि हम प्रोटेस्टा के हैं, हम कैथोलिक के हैं, वो कहेगा हम कैथोलिक के बात पर लड़ेंगे, वो कहेगा प्रोटेस्टा पर, कभी नहीं खत्म होगा। उसी पर डायरेक्ट सोचे कि हम आयरलैंड के हैं और आयरलैंड के बारे में सोचेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। फिर जब तक बंगाल बंगालियों का, तमिलनाडु तमिलों का, महाराष्ट्र मराठियों का, असम असमियों का, गुजरात गुजरातियों का की भावना का दमन नहीं होगा। इस सब ये नहीं सोचते रहेगा कि हम गुजरात के तो गुजरात के, हम बिहार के तो बिहारी, सिर्फ बिहार में बिहारी रहेगा, नालंदा थी असम के तो असम में असमीय रहेगा, महाराष्ट्र में तो मराठी यहाँ रहेगा। इस मन भावना कभी खत्म नहीं हो पाएगा। फिर जब तक हो पाएगा तब तक भारत की अखंडता, एकता तथा सामंजस्य खतरे रहेगा। अगर ऐसी भावना रहेगा कि हम जो इस क्षेत्र के हैं उसी क्षेत्र का चेतना रहेगा, तो भारत की जो भी जो है असमंजस क्षमता वो हमेशा बरकरार रहेगा, बना रहेगा। ये तब उचित यह है कि पहचान के लिए सभी चेतना अपने अपने मर्यादा में रहे। आप पहचान के लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं कि हाँ पहचान के लिए बता सकते हैं कि हम नालंदा यहाँ से बिलोंग करते हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं, वो बोल देगा कि हम महाराष्ट्र बिलोंग कर सकते हैं। लेकिन मन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिहार है तो बिहार नालंदा के हैं, बिहार के तो बड़ी पढ़े में तेज होंगे बिहारी हैं तो, और महाराष्ट्र के तो फैशन में रहने में तेज होगा, गुजरात के तो उन लोग बिजनेस करने में तेज होगा। ऐसा भावना नहीं होना चाहिए। और एक दूसरे के सीमा में दखल न दें। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अगर लोग अपने बहुस्तरीय पहचान को राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा मानते हैं तो कोई समस्या नहीं हो सकता। अगर हम कह सकते हैं कि कोई भी जो राष्ट्रीय स्तरीय को मान को है, तो बहुस्तरीय राष्ट्रीय पहचान को मानिए, तो कोई किसी को कोई समस्या नहीं कि हम भारत के हैं, भारत जहाँ जाएंगे तो भारत का नाम लेंगे ही नहीं कि हम गुजरात का नाम लेंगे कि हम गुजरात से बिलोंग करते हैं, चाहे बिहार का नाम लेंगे कि हम बिहार से बिलोंग करते हैं, चाहे असम का नाम लेंगे कि हम असम से बिलोंग करते हैं, चाहे महाराष्ट्र का नाम लेंगे कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। सीधे हम कहेंगे कि हम भारतीय हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। उदाहरण स्वरूप एक और उदाहरण देकर समझाया गया। बेल्जियम के अधिकतर लोग खुद को बेल्जियाई ही मानते हैं। जैसे बेल्जियम के सब लोग क्या मानते हैं कि हम बेल्जियम के, जैसे पाकिस्तान के लोग खुद को पाकिस्तानी मानते हैं। भले ही वे डच हों, जर्मन बोलते हों, हमारे देश में भी ज़्यादातर लोग अपनी पहचान को लेकर ऐसे ही नाराजगी नज़रिया रखते हैं। भारत विभिन्नताओं के देश है, फिर भी नागरिकता सब प्रथम अपने भारतीय मानते हैं। सब क्या मानता है कि हम भारत के निवासी हैं, भारत के लोग, भारत को संपूर्ण राष्ट्र एवं संपदा बनाएंगे, तभी तो हमारा देश अखंडता और एकता का प्रतीक है। तभी यही है कि हमारा देश कैसा अखंडता और एकता का क्या है, प्रतीक है। ये प्रथम चरण था। द्वितीय चरण में देखते हैं, दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है किसी समुदाय या क्षेत्र विशेष की मांग को राजनीतिक दल कैसे उठा रही है। संवैधानिक दायरे में आने वाले और दूसरे समुदाय को नुकसान न पहुंचाने वाले मांगों को मान लेना आसान है। जो समुदाय हैं वो आने वाले दायरे को मान लेना कि नुकसान उसको पहुंचाएंगे, ये बहुत आसान है कि हाँ उसको नुकसान पहुंचाएंगे, हम ही कास्ट के ही जात के हैं तो यही सबसे श्रेष्ठ है, यही बढ़िया है। वो है जो बॉडी खराब है, वो कास्ट खराब होता है, वो जात खराब होता है, वो एरिया खराब होता है, ऐसा मानना ही क्या है, बेकार है, नहीं मानना, असमान बात है। ऊपरी लिखित विवरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार सत्ता के दशक के पूर्व का राजनीति स्वरूप 80 के एवं 90 के दशक में, यानी कि 1980 और 90 में राजनीतिक परिदृश्य से बदलाव हुआ। यही से पता चला होगा, आप पढ़ रहे होंगे तो पता चला होगा किस तरीका से हमारा समाज था, विभाजन हुआ, किस तरीका से हमारे समाज में बदलाव धीरे धीरे होते चला गया। भारतीय समाज में सामंजस्य अभी तक बरकरार है। भारतीय समाज में अभी तक सामंजस्य बरकरार है। इसके विपरीत युगोस्लाविया में विभिन्न समुदाय के नेताओं ने अपने जाति समूह की तरफ से ऐसी मांग रख दी जिन्हें एक देश की सीमा के भीतर पूरा करना असंभव था। इसी स्लाविया के लोगों ने क्या कर दिया, ऐसी मांग रख दी कि पूरा एक देश में सारा मांग पूरा करना संभव नहीं था, क्या असंभव था। फलतः युगोस्लाविया टूट गया। यही कारण कि युगोस्लाविया क्या टूट गया और टुकड़े में बट गया। युगोस्लाविया क्या हो गया, टूट के टुकड़े में बटते चला गया। तृतीय चरण में हम लोग चलते हैं। कौन चरण, तृतीय चरण। सामाजिक विभाजन की राजनीतिक का परिणाम सरकार के रूप पर भी निर्भर करता है। अगर देखा जाए सामाजिक विभाजन के जो राजनीतिक है उसका जो परिणाम है जो सरकार पर डिपेंड करता है कि किस तरीका सरकार बनेगा उसी तरीका से हमारा समाज बनते चला जाएगा। यह भी महत्वपूर्ण है कि सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं।
अगर भारत में पिछड़ा दल दलितों प्रति न्याय की मांग को सरकार शुरू से ही खारिज कर रहती है तो आज भारत बिखराव के कगार पर होगा। अगर देखा जाए तो आज भी देखा जाए सरकार शुरू में ही सभी बातों को खारिज कर रही है। अगर ये खारिज न होता तो क्या होता, आज भी भारत में बहुत सारे बिखराव देखने के लिए हमें क्या होता, मिलता। लेकिन सरकार इनके सामाजिक न्याय को उचित मानते हुए सत्ता में सत्ताधारी बनाया और इसकी देश के मुख्य धारा से जोड़ने वाली ईमानदारी को से प्रयास किया। और यही कारण है कि सभी बातों को इग्नोर करते हुए ईमानदार से, जो भारत के उस समय के नेता थे, ईमानदार से इसको काम को आगे बढ़ाएं। फलतः संघर्ष में बावजूद भी फलतः छोटे मोटे संघर्ष के बावजूद भी भारतीय समाज में समरसता और सामंजस्य स्थापित रहा। छोटे छोटे मन मुटाव भी हुआ, उसके बावजूद ये भारत में क्या रहा, असमंजस रहा, अक्षमता मटाव रहा। पुनः बेल्जियम में भी सभी समुदाय के हितों में सामुदायिक सरकार में उचित प्रतिनिधित्व दिया गया, परंतु श्रीलंका में राष्ट्रीय एकता के नाम पर तमिल के निर्णयपूर्ण मांग को दबाया जा रहा था। लेकिन यही कारण हुआ कि श्रीलंका में क्या हुआ कि तमिल लोग मांग कर रहे थे, न्यायपूर्ण मांग कर रहे थे, उनको क्या किया गया, दबाया गया, क्योंकि इस तरीके से तो समानता विभाजित होते चला जाएगा। ताकत के दमन पर एकता बनाए रखने की कोशिश अक्सर विभाजन की ओर ले जाता है। अगर ताकत के दम पर आप एकता बनाए रखेंगे कि ताकत का जोर जबरदस्ती से उसको एकता बनाने का प्रयास करेंगे तो हमेशा क्या होगा, विभाजन की ओर ले जाएगा, हमेशा बांटने की ओर ले जाएगा। तो क्या करना चाहे तो विभाजन नहीं हो जाएगा, उसको कुछ छूट दीजिए। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन के राजनीतिक अभिव्यक्ति एक समान बात है और यह एक स्वस्थ राजनीतिक का लक्षण भी है। एक स्वस्थ राजनीतिक क्या है, लक्षण भी है। राजनीतिक में विभिन्न तरह के सामाजिक विभिन्नताओं की अभिव्यक्ति ऐसे विभाजनों के बीच संतुलित पैदा करने का भी काम करती है। परिणामतः कोई भी सामाजिक कौनजन विभाजन एक हद से ज्यादा उग्र नहीं हो पाता है। कोई भी समाज रहे, उग्र होने की भी सीमा होगा। इनकी इतना उग्र हो जाएगा कि उसका कोई सुन ही वाला नहीं है। और यह प्रवृत्ति लोकतंत्र को मजबूत करने में सहायक भी होते हैं। लोग शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों उठाते हैं। लोग भी जो क्या होता है, शांतिपूर्ण और संवैधानिक से अपने मांग को उठाते हैं और चुनावों के माध्यम से उनके लिए दबाव बनाते हैं, उनका समाधान पाने का प्रयास करते हैं। और चुनावों के माध्यम से उन पर क्या बनाते हैं, दबाव बनाते हैं। और उस दबाव के कारण वह क्या करते हैं, सोचते हैं कि हम दबाव बनाकर इसका समाधान खोज लें और समाधान निकाल लें। क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल नहीं संभव है। सामाजिक विभाजन में जाति, धर्म और लिंग विभेद के स्वरूप। कह रहा क्या है सामाजिक विभाजन में जाति, धर्म और लिंग विभेद के स्वरूप क्या है, तो देखते हैं उसको। खैर सामाजिक विभाजन के 3 अभिव्यक्तियां हैं। कौन अभिव्यक्तियों? 3 अभिव्यक्तियों में जाति की अवधारणा अति महत्वपूर्ण है। अगर समाज में 3 अवधारणा है, धर्म, लिंग, जाति, धर्म, लिंग, तो सबसे ज्यादा जो समाज में विभाजित है वो जाति को लेकर विभाजित, उतना लिंग और धर्म के विभाजन नहीं है जितना जाति का विभाजन है। राजनीतिक में इनके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू की महत्व है। देखा जाए राजनीतिक में इसका जो जाति में सकारात्मक पद है उसका भी मौजूद है, नकारात्मक उसका भी सकारात्मक मौजूद है। जाति के बारे में सोचता है कि जाति होना अच्छा बात है, उसके लिए भी बहुत जरूरी है। जाति सोचता है कि जाति होना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं, उसका भी एक पहलू है। दोनों का अपना अपना एक पहलू है और दोनों गलत नहीं, दोनों अपने आप को सही मानते हैं। जाति व्यवस्था राजनीतिक में कई तरह की भूमिका निभाती है। अगर देखा जाए जाति व्यवस्था जो है राजनीति में बहुत तरीका की भूमिका निभाती है। वही सभी भूमिका के बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। एक तरफ राजनीति में जाति विभिन्नताएं और असमानताएं वंचित और कमजोर समुदाय के लिए अपनी बातों आगे बढ़ाने और सत्ता में अपनी हिस्सेदारी मांगते हैं। अगर देखा जाए तो जो है असमानताएं हैं, वंचित हैं, कोई कमजोर समुदाय के लोग हैं, अपनी बातों को आगे बढ़ाने में सत्ता को स्थापित करते हैं, हिस्सेदारी मांगते हैं, कि गुंजाइश भी पैदा करते हैं। इस सभी चीज़ का क्या करते हैं, गुंजाइश पैदा करते हैं, किसी प्रकार से इस सत्ता में स्थापित हो जाए, इस पर विभेदी पैदा हो जाए। इसी अर्थ में जातिगत राजनीति के दलित और पिछड़े जातियों के लोग के लिए सत्ता तक पहुंचने तथा निर्णय प्रक्रिया को बेहतर ढंग से प्रभावित करने की स्थिति
भी पैदा करती है। अगर देखा जाए इसी निर्णायक मोड़ को लेते हैं तो जो सत्ता में स्थापित होना चाहते हैं, जो प्रक्रिया बेहतर ढंग से प्रभावित होना चाहते हैं, बेहतर ढंग से करना चाहते हैं, उसको भी नया नया तरीकों को पैदा करती है। तो दूसरी ओर सिर्फ जाति पर जोर देना नुकसानदेह भी हो सकता है। अगर हम देखेंगे तो दूसरी ओर सिर्फ जाति पर हम जोर देंगे कि नहीं जातीय विभाजन का मुख्य कारण है, तो ये भी क्या है, नुकसान देने के लिए हमारे लिए की होगा। सिर्फ जातिगत पहचान पर आधारित राजनीतिक लोकतंत्र के लिए भी सुलभ नहीं है। अगर देखा जाए तो जातिगत जो लोकतंत्र है वो इसके लिए भी सुलभ नहीं है। कौन देने एक बात, ध्यान देने एक बात, कौन लड़ है तो क्लियर है। दोस्तों यदि आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ और पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें। तो ये इसका जो आज पढ़ाएं उसका जो नोट्स है वो है जाति, राजनीतिक में जाति क्या है, राजनीतिक में जाति जो है ये आपको पढ़ाएं। ये आप क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा नोट्स के रूप में। इतना यहाँ पर वीडियो पॉज कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा, एक एक चीज़ को क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। और फिर वहाँ पर मैं समझाए राजनीति, जाति राजनीति चल रहा था, उस जाति राजनीति के बारे में उतना पढ़ाएं, उतना तो कुछ नहीं पढ़ना, हम पढ़ के बताएं, आपको इतना सिर्फ लिखना है। ये राजनीतिक में जाति क्या महत्वपूर्ण निभाता है, यहाँ तक आपको लिखना है। ये आपको नोट्स तैयार हो जाएगा। जितना हम अभी आपको चर्चा किए उसके नोट्स है। कल हम लोग चर्चा करेंगे इस पर, अगला क्लास में चर्चा करेंगे चुनाव के जातियों के हास और प्रवृत्ति क्या है, जातियों के चुनाव में हास की प्रवृत्ति क्या है, वो फायदा है, नुकसान है, क्या है, उसके बारे में हम लोग कल अगले वीडियो में जानेंगे। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर, सब पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे को प्यार दें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीक़े से रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सकें। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं लास्ट में यही कहूँगा, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा, नोट्स और प्रश्न बनेगा यहीं से। इसलिए कौन देने एक बात, ध्यान देने एक बात, कौन लड़ है तो सर क्लियर है। तो अच्छा लगा तो एक बार जरूर वीडियो को लाइक करिए जिससे हमें मोटिवेट मिले। नहीं अच्छा लगा तो नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखाइए कि और बेहतर मैं किस तरीक़े से कर सकता हूँ या कोई और, तो हम उससे सुधारने का प्रयास करेंगे।